अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं असदरीन खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम का आगाज़ उस अफसोसनाक वाक़े से करेंगे जिसमें आज एक और सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जाम शहादत नोश किया। पेशावर के इलाके हयाताबाद, जो कि एक हसास इलाका तस्वर किया जाता है, में IG अशरफ नूर अपने मुहाफ़िज समेत दहशत गर्दों का निशाना बने। अब इस वाक़े से चंद रोज़ कबल उसी खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में पाक आर्मी के ऑफिसर मेजर इसाक भी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए। अब गुज़िश्ता कई दिनों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले एक मरतबा फिर मामूल बन चुके हैं। क्वेटा में भी इस किस्म के वाक़े में वहाँ के IG और SP भी शहीद हुए। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम उन असल हीरोज़ की बात करेंगे जो एक आम शहरी की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। और अगले कुछ हिस्सों में कुछ अंदरून में सियासत और एक और जुमे से ताल्लुक़ रखने वाली एक ट्रेंड की बात करेंगे। फसीजा साहब, ये एक और अफसोसनाक वाक़े से हम आगाज़ करते हैं, लेकिन ये जो जुमला भी है कि अफसोसनाक वाक़े से आगाज़ करते हैं, जो अफसोस होता है वो ये है कि ज़्यादातर वो जो वाक़या होता है उसमें हमारे या तो पुलिस अफसरान या अफवाज पाकिस्तान के अफसरान शहीद हो रहे होते हैं। इधर भी जो कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेजर इसाक का जो शहादत थी, उस बारे में जो मैं बात करना चाह रहा था फसी भाई, वो ये है कि एक कंसेंसस अगर नहीं, एक रवैया ज़रूर अपना लेना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड कि इन चीज़ों को हैंडल किस तरह किया जाए। अब आपने देखा होगा कि मेजर साहब की शहादत के बाद कुछ या तो सियासी जमातें या कुछ निजी चैनल के एंकर या कुछ सीनियर तज्जियाकार उसको एक अपने तौर पे एक तरह का रंग देना शुरू हो गए, उसको पोलिटिसाइज करना शुरू हो गए, उसमें एक आपको एंगल दिखाना शुरू हो गए। तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई अफसोसनाक है। ऑन वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कुछ लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी वो जो 160 पार्लियामेंट के अरकान हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को इंतखाबी इस्लाहात के कानून के ज़रिए बहाल किया था, क्या वो देखते नहीं हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं मुहब्बे वतन जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो इस तरह के मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक कंपैरिजन कि आप फजूल में चीज़ों को इस तरह मुतनाज़ा कर रहे हैं जहाँ इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि जी शहादत है, आदमी को संजीदगी से बात करनी चाहिए और उसको पोलिटिसाइज हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ जो ये है कि इसमें एक इनसिंसेरिटी नज़र आ रही है। एक बंदे ने मुल्क के लिए अपनी जान दी है, ठीक है, आपने जो अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन है उसके लिए आपने इसे सर्कमवेंट कर दिया। दूसरा ये भी कि जो तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, उनकी जो फैमिली की है वो भी इस्तेमाल हो रही है। एक उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है, ठीक है ना। उनको प्राइवेसी तो थोड़ा दे कि वो जिस तरह से भी ग्रीव करना चाहे वो रोए, चाहे वो चुप रहे। इसमें हमें दिखाने की जिस तरह से वो कर रहे हैं और फिर उसमें ये डालना, देखें ये तो जो कुर्बानी होती है ये स्टेट के लिए होती है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता कि पॉलिटिक्स ऑफ द डे क्या है। अगर हम इन चीज़ों को लिटिगेट कर देते हैं तो इसमें तो एक मसला ये है कि ये जो दहशतगर्दी का मसला है और इसके जो डिसीजंस हुए हैं पिछली 30-40 साल में, इसमें तो कोई इनोसेंट पार्टी नहीं है, ठीक है ना। ये तो बहुत अरसे से एक मसला है जो हमने एड्रेस सही नहीं किया, कोई शक नहीं। लेकिन यही है कि जब ये हो जाते हैं एक दिल भी दुखता है, लेकिन वो भी होती है कि आप सेलिब्रेट करते हैं, आप मुतनाज़ा नहीं करते इसे। आप उसे कहते हैं कि देखें ये जो है हमारे हीरोज़ हैं, ये इनके फैमिलीज थी, ये ऑर्डिनरी ज़िंदगी हैं, लेकिन जो सैक्रिफाइस उनका है वो बिल्कुल उस लेवल तक होता है वो जो हम सोच भी नहीं सकते। एक ये भी है कि अब जो हयाताबाद में एक क्लैरिफिकेशन, हयाताबाद ऐसे हसास एरिया नहीं है, वो एक रिलेटिवली पॉश लोकेलिटी है, वहाँ मसाइल हुए हैं, लेकिन वहाँ भी पुलिस का एक लिहाज से हमने देखा है। KP के पुलिस, आपके पास मलिक साद भी थे पहले, सिफत गयूर थे, तो लॉन्ग सीरीज ऑफ सैक्रिफाइसेस। लेकिन इसमें यह भी तशवीशनाक बात है फसी भाई कि ये पहली बार है कि इस सीनियरिटी के यानी AIG शहीद हुए
खैबर पख्तूनख्वा में। ये ऐसा पहले नहीं हुआ। और एक और भी चीज़ है, एक तो आपको पेशावर का ये एक सिलसिला है, तवील सिलसिला है कुर्बानियों का, जो शायद हम उस तरह का वज़न नहीं दे रहे जो हमें देना चाहिए। और जो दूसरी बात है वो ये है, चाहे हम कुछ भी कहें, रियासत के जो नुमाइंदे हैं और जो पुलिस है वो दोनों एक तरफ दो अलग अलग तरफ हो गए हैं। पुलिस को शायद आप एक फ़र्क मेयार के थ्रू उनको देखते हैं, नॉट सो वेल इक्विप्ड, जो उनको वसाइल फराहम किए जाते हैं, जो उनके बारे में एक तरह की सोच रखी जाती है, और जो उन्होंने एक कुर्बानियों की एक सिलसिला आपको दिखाया जब से ये जंग शुरू हुई है, उसको भी उस तरह का वजन नहीं दिया जाता, उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती। तो ये एक आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग, वो जो हमने प्रीवियस शहादत की बात की थी ना, उसमें जो मुझे मसला लगता है, जब इस किस्म की आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? दुरानी साहब की जो शहादत थी, नहीं मलिक इशाक साहब की, अच्छा ठीक है ना, वो ये है कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप क्या सजेस्ट करें कि ये किस मुल्क के लिए इन्होंने सेक्रीफाइस दिए या ज़ाया कर दिए है? बिकॉज ये जो आपके हेल्म पे ये टाइम ही नहीं है इन बातों करने की, बिकॉज वो जो सेक्रीफाइस है, आई विश कि ये ना होता, लेकिन इट्स व्हाट कीप्स एवरीबडी सेफ। एक चीज़ जो मैंने अभी देखा था पुलिस केस में, एक चीज़ जो मुझे मेरे ख्याल में ज़रा अच्छी लगी है, केपी के उन्होंने ब्रैकेट्स बनाए हैं, और वो ब्रैकेट्स हैं कि अगर आप इस लेवल हवलदार है, ठीक है ना, आपको इतना पैसा मिलेगा इन केस शहादत हो जाती है उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है ना। फिर एक सेकंड ब्रैकेट है और एक तीसरा है, ठीक है, तो 10 मिलियन, 1.5 करोड़ और 2 करोड़। इसमें जो सिर्फ एक जब मैंने ये देखा, मैं ज़रा इम्प्रेस हुआ इससे कि हमने ये देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी सर्विस कंडीशंस भी देख लें, आप देखें ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, हर जगह ना, तो वो जो सबसे लोअर एंड पे होता है और सबसे टॉप एंड पे, वो जो उसकी इनइक्वालिटी है सर्विस बेनिफिट्स की, वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो इन्होंने किया है कि लाइक टॉप एंड पे जितना भी है 20 मिलियन या 2 करोड़ है, और बॉटम एंड पे 1 करोड़ है, ठीक है ना, तो ये एक लिहाज से अगर आप देख लें सैक्रिफाइस सबकी होती है, और ये जो इन्होंने रिकग्निशन की है और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटाइज किया है, आई थिंक दिस इज इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक और चीज़ जो शायद अप्रिशिएट करनी चाहिए फैसी भाई, कि 4 अगस्त को जो सफवत गयूर साहब की शहादत की तारीख है, उस पे उन्होंने शोदा को कमेमोरेट भी किया, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा करना चाहिए, और बाकी 3 सूबों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि, और मैं ये बहुत अफसोस से कहता हूँ, अभी भी एक तरह की कंफ्यूजन है कि हम किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें कैसे लड़ना चाहिए, हमें कितनी देर तक लड़ना चाहिए। हालांकि इतनी आपने शहादतें देखी हैं, कौन लड़ने वाले हैं, कौन अच्छे लड़ने वाले हैं, कौन बुरे लड़ने वाले हैं। हम अगर अभी तक इस मुबाहिसे में पड़े हुए हैं, इसकी सख्त ज़रूरत है आपको, इस माशरे को एक तो उसमें ये अवेयरनेस लाएं कि ये आपके शोहदा हैं, उनकी कुर्बानियों को भरपूर तौर पर कमेमोरेट करना चाहिए, और उसको अब जाके प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट किस तरह करना चाहिए? पुलिस को आपको मजीद वसाइल फराम करने होंगे। वो आपके लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो क्यों हमेशा सामने आके शहीद होते हैं? क्योंकि वो ही तो सबको महफूज रख रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक दिस फॉरवर्ड। नहीं, आई एग्री। और उसमें एक ये भी है कि ये जो कमेमोरेशन है, हमने देखा है, अगर आपको याद है चंद माह पहले हमने एक सवाल पूछा था कि जो एतजाज हसन थे, वो यंग लड़का जिसने स्कूल बचाया था, और जब हमने बात की उनके वालिद से, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जो प्रोमिसेस उनको की गई थी, ठीक है ना, वो कुछ भी उसमें किसी ने पूरे वादे पूरे नहीं किए। कुछ तो बहुत सिंपल चीजें थी कि एक बोर्ड सिर्फ उस स्कूल के बाहर लगा दे, उनके नाम, ये अब उनके नाम है, ठीक है ना। तो बस तो यही कमेमोरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जी जो ये भी सुनने में आ रहा है, जो डीजी नायब के कुछ अफसरान हैं पंजाब के, जो कह रहे हैं कि जी शोधा के फंड्स में सबसे ज्यादा इस तरह के घपले होते हैं, वो भी इंतहाई तशवीशनाक बात है। ये इसमें बेसिकली फसी भाई, व्हाट आई थिंक वी आर ड्राइविंग एट इज कि आपको अक्रॉस द बोर्ड एक तरह की जो अपनी सोच है उसमें तब्दीली लानी होगी, और जिस तरह आप इस जंग को तसव्वुर करते हैं उस सोच में भी तब्दीली लानी होगी। और अगर हम फ्रैंक असेसमेंट कर ले, अभी भी वी आर नॉट देयर, इसमें कोई शक नहीं है। अगले हिस्से में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी होगी, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। दूसरे से बात करेंगे उस मुलाकात की जो एक तरफ हसरत और दूसरी तरफ बेवफाई की इंतहा को छू रही है। मियाँ साहब जब से अदालत की तरफ से नाअहल हुए हैं तब से जरदारी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठे और जरदारी साहब ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। अब 2 दिन कबल एहतसाब अदालत के बाहर मियाँ साहब ने जमहूरियत की बका के लिए एक मरतबा फिर जरदारी साहब को मुलाकात का पैगाम दिया और कहा कि मैं आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम हूँ, मगर उसके जवाब में जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर साफ अल्फाज में इनकार कर दिया और बिलावल भुट्टो ने तो ये तक कह दिया कि मियाँ साहब का जमहूरियत से क्या लेना देना। हम नवाज शरीफ साहब का ना तो फ़ोन अटेंड करेंगे और ना ही उनसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि बुनियादी वजह क्या है कि जरदारी साहब बार बार इनकार के बावजूद मियाँ साहब इस मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, और कौन बेहतर जवाब देने के लिए दैन फसीज़ा का हिमसेल्फ। जनाब, दिल तुझसे एक मुलाकात के ढूंढेगा बहाने, ये क्या हो रहा है फसी भाई और क्यों हो रहा है? देखिए बहुत मजबूर है, आप तो खुश हो रहे हैं। नहीं, साहब ने क्या ट्राई नहीं की, ये ज्यादती नहीं है। उन्होंने फेसबुक पे पोक भी किया उनको। ठीक है, मरीम ने कहा कि अगर स्नैपचैट से, ठीक है ना, वो भी नहीं हुआ, उन्होंने फिर कहा फिल्टर लगा के स्नैपचैट कर दो, उससे भी नहीं हुआ। तो ये तो बहुत अब ये गलत बात है और ये रूटेड है मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ के जब भाई वफात हुए थे, जरदारी साहब आना चाहते थे, उन्होंने मना किया था उस जमाने में। और लांजे वो जो 2008-13 के दरमियान कुछ ऐसा सिलसिला था, तो ही इज हेल्ड ऑन टू इट, ठीक है ना। और अब जब इनको अशद जरूरत है, ठीक है ना, वो तो कह रहे मिस कॉल ही मार दो, ठीक है ना, मैं खुद आपको वापस कॉल कर देता। ये जो मिस्ड कॉल का सिलसिला है, इस बारे में जरा कुछ सुन लेते हैं कि वो असल में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने जो कल इस कानून को जो है सपोर्ट किया है आमरों के, उससे बड़ी तकलीफ हुई। This point in time, yeah, Nawaz Sharif साहब is a threat to democracy in Pakistan. डेमोक्रेसी के लिए, ये वोट की हुर्मत के लिए, वोट के तकद्दुस के लिए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ विदाउट एनी प्री कंडीशंस। कोई राब्ता नहीं हुआ है, अगर वो राब्ते की कोशिश करते हैं मैं नहीं बात करूँगा उनके साथ। अगर वो राब्ता का कोशिश करते हैं मैं नहीं बात करूंगा उनके साथ। हाँ। ये देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में एक और वो उस पर चली गई है, मंजिल ही और है उनकी। वो अब बात कर रहे हैं कि जी हम पहली बार पाकिस्तान में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी लाएंगे, उन होलोग्राफ्स के जरिए हम लोगों से मुखातिब होंगे। तो ये तो कल की सोच रख रहे हैं फसी भाई, ये कह रहे हैं ये पुरानी चीजें छोड़ दें, ये 80 की दहाई के सारे ये बाकियात हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखें, ये उन्होंने शुरू किया टूपाक शकूर के साथ यूएस में, ये होलोग्राफिक जो कॉन्सर्ट्स में करते थे। अब पाकिस्तान आया और आप वहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, आप देखें बीच में आपने सारी वो बीजेपी के जो सरबराह आते हैं उनको भी छोड़ दिया। आपने शुरू ही किया टूपैक से। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत किस्म का मेटाफर है कि वो सियासी जमात जो असल में कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, वो अब अपने खिताब भी होलोग्राम्स के जरिए करेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां भी आदमी का जो वो एसेंस है वहां भी नहीं आपके हाथ में आएगा और ना सूबे के हाथ में। देखें, ये तो वैसे एक लिहाज से ये जो जरदारी साहब कर रहे हैं, ठीक है ना, मियां नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि यार बहुत बुरा किया है आपने आमर, और ये वोट आपने अमेंडमेंट लेके आए, ठीक है। ये तो खुद भी मेमो गेट में बहुत खुशी से गए थे, उन्होंने हर एक चीज का बदला ले लिया, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये जो डीलिमिटेशन में काम रुकावट डाल रहे हैं ना, अच्छा, दैट वो उन्होंने अगर नहीं करना चाहते, अलायंस नहीं करना चाहते हैं या हुकूमत गिराना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन डीलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है इसके वोटिंग को दे शुड लेट गो थ्रू, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए इट्स इन इट्स फेवर। हमें एक नई वो रोल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, सीट्स भी जरा बांट जाएंगे,
मरदमशुमारी हुई है, फिर इसके बाद कम से कम हमारे जो इलेक्शन है ये टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन फैजी भाई देखिए, दोस्त इस तरह नहीं करता ना। हाँ। अब आपने जब 2013 में आप मुंतखब हो गए, ठीक है, हाँ। उसमें आसिफ जरदारी साहब ने इनको वेलकम भी किया था, हाँ। बतौर सदर पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत बातें की जमहूरियत के बारे में, हाँ। और मिसाके जमहूरियत के बारे में। हाँ। 3 साल आपने उनको जलील किया, हाँ। 3 साल आपने डॉक्टर आसिम को अंदर बंद किया, शर्जील हाँ। मेमन के पीछे लोग हाँ। भेजे, क्या कुछ नहीं किया गया। हाँ। अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ वो सब का सब दुरुस्त किया गया, हाँ। ठीक, ये अब हम उसमें डिस्कशन में जा सकते हैं कि हाँ। क्या डॉक्टर आसिम जिलियनेयर हैं या बिलियनेयर हैं या मिलियनेयर हैं, और वो जो नंबर्स हैं वो कितने यू डू एंड यू शुड। लेकिन बात यह है कि जब भी इन पे वो फिर तकलीफ का वक्त आता है वो फिर घूम फिर के आसिफ जरदारी साहब के पास वापस चले जाते हैं। जरदारी साहब बेयारो मददगार, आपको याद है खैबर पख्तूनख्वा में आके उन्होंने वो पुरजोश तकरीर की थी कि टें कुछ लोग कर रहे हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर उनको दुबई भागना पड़ा, ठीक। तो ये आप क्यों कर रहे हैं इनके साथ? इसमें एक चीज है, उनके दिल के साथ आपने खेला, अब वो खफा हो गए आपके साथ। वो तो बिल्कुल, वो तो हाँ। अब वो कह रहे हैं कि बस हमारा मौका आ गया है, ठीक है ना, हम सारा जो कसर है वो निकाल लें, और उसमें कोई आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट, ठीक है, ये अपनी पार्टी है। अगर आप देख लें, सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि जो चीजें अब हो सकती हैं जो जमहूरी निज़ाम के फायदे में है, ठीक है, उससे नवाज शरीफ आप निकाल दे, ठीक है ना, वो एक सेपरेट इशू है, राइट, ठीक है ना। वो ये जो पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत के साथ इक्वेट करती थी, हाँ। आज हम उस निज़ाम को मियां नवाज शरीफ साहब के पर्सन के साथ इक्वेट, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है। एक और ये जो वो अगर फ्रैंकली गिराना चाहते थे, अगर आपको याद है आफ्टर ये डिसमिस हुए थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पीटीआई और पीएमएलएन के साथ कि एक लिहाज से एक प्रेशर टैक्टिक कर सकते थे, लेकिन वो भी अपने डिफरेंसेस से आगे नहीं निकले, उधर ही उसमें रह गए। लेकिन एंड में फसी भाई कोई सोल्यूशन दें कि जी ये एक एम्पास आपको नजर आ रहा है, वो दूसरे से बात नहीं करना चाहते। मैं तो समझता हूँ कि अगर आसिफ जरदारी साहब इस नई होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लें तो ना उनको जाना पड़ेगा और मियां साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है, वो कहेंगे लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। उम्मीद है वो यही कहेंगे। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। फजीज़ा का साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की याद मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों सताने लगी है। जनाब जैसे एक चीज़ है, ये अगर मियां साहब रिकग्नाइज कर लेते, पीपीपी उनके लिए फेवर कर रहा था इस अमेंडमेंट के साथ, अगर ये हट जाए एज हेड ऑफ पीएमएलएन, ये अपने केसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जो लीडरशिप है वो या भाई के साथ या किसी और के साथ चले जाए, जो पार्टी है वो अपना इलेक्शन कर सकेगी। अच्छा, और ये जो अभी ये 60 लोग या पता नहीं कितने लोग नहीं आए वोट करने के लिए, ये तो एक ट्रबलिंग साइन है, ठीक है। सब कह रहे हैं हम बीमार हो गए, डेंगू का तो मौसम 1 माह पहले था, ठीक है ना, ये एकदम से जो सारे हो गए, ये एक ट्रबलिंग साइन है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ट्रबलिंग साइन है। तो इन लोगों को क्या चाहिए, ये तो सारे साउथ पंजाब, ठीक है, बलूचिस्तान, नहीं, इनको अश्योरेंस चाहिए कि आप लोग जो विनिंग हॉर्स है, जो आपकी पोलिंग अच्छी आ रही है, जब तक आप जरा हट ना जाए एक 6 माह 8 माह के लिए जो भी अमेंडमेंट करने हैं उसके बाद कर ले। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ आपका ये सवाल ही गलत है फजी भाई, क्योंकि ये चेयरमैन भुट्टो साहब के नज़रिए के खिलाफ है सारी बात, और ये बात हमारे एम्बैटर्ड वज़ीर कानून जाहिद हामिद साहब ने की थी। एक तो ये जो कंट्रोवर्सी बन गई है जिसमें अब फैज़ाबाद इंटरचेंज में धरना हो रहा है, साथ में इंतखाबी इस्लाहात जब लाए गए थे तो उनकी अपनी एक तारीख थी। मुस्लिम लीग नवाज का कहना यह है कि ये एक फौजी आमिर यानी कि अयूब खान साहब लाए थे। उन्होंने कहा था कि जिस आदमी ने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन या उस तरह का उसके रिकॉर्ड पे उस तरह का धब्बा हो तो वो सियासी जमात का सरबराह छोड़े ओहदेदार तक नहीं बन सकता। भुट्टो साहब जब आए तो उन्होंने इस कानून को मुस्तरद कर दिया, फिर इस कानून को बहाल किया गया परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, क्योंकि वो चाहते थे कि शहीद मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ साहब वापस
ना आ सकें। और अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को बहाल करते हुए मुस्लिम लीग नवाज ने ये हरकत की कि जी एक नाअहल आदमी ना सिर्फ सियासी जमात का ओहदेदार भी हो सकता है, वो उसका सरबराह भी रह सकता है। तो वो पीपल्स पार्टी को उल्टा टोक रहे हैं कि जी आप लोग कौन होते हैं अपने चेयरमैन के खिलाफ बात करें। एक चीज मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, वो ये है कि मैं तो खिलाफ था ये जो डिसमिसल था, ठीक है, मैं समझ रहा था कि बहुत ही लो बार रखा है उन्होंने, एंड दिस विल बी ट्रबल फॉर द फ्यूचर, वही जो हम बात करते हैं उस कोर्ट के। तो वो जो 10 वॉल्यूम थी ये JIT रिपोर्ट की, उन्होंने शायद आपके दिल को नहीं हिलाया, तो उन्होंने उस पर जजमेंट नहीं लाया। जब वो कर ले तो ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इसके मैं बहुत सख्त खिलाफ था, ये जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये लेके आए। वो कह रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये जब हसन नवाज ने सुरवर्दी का वो दिया, PPP ने कहा ये तो उन्होंने भुट्टो का मिसाल दे दिया हमें, ठीक है ना, लाइक एकदम से याद दिला दिया, ठीक है, तारीख। तो एक चीज जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि जो हमारी आजकल लेजिस्लेटिव बैटल्स है ना, उसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऑन पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसे टुकड़े निकालते हैं सब भूल गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो तारीख में इसलिए जाते हैं ये आपको दिखाने के लिए कि आपका जो मौकफ था वो 180 डिग्री उल्टा था 20 साल पहले। शायद वो कोई और वजह नहीं है कि वो इतनी वो गहरी तारीख में। और अगेन द ऑड थिंग इज कि ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, उन्होंने एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही PMLN की, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर आपका इन हाउस हो गया है, ठीक है, एक बंदा आ गया है, ठीक है, एंड ही इज डूइंग अ फेयरली गुड जॉब। हमने तो उम्मीद नहीं रखी थी। इन हाउस नहीं फंसी भाई, वो एक मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वो टेलेनॉर की वो नहीं, वो इन हाउस वो टीम आ गई है, ठीक है, नहीं ये कम से कम जो भी है उनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है कि ठीक है ना, ये कोई सोलो फ्लाइट वाला बंदा नहीं है और कॉम्पिटेंट भी है। फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप रन इन कर लें एक 8-9 माह, जो भी है भाई पे भी थोड़ा एतबार कर ले, ठीक है ना। और ये जो सारा पॉलिटिकल इक्विटी अगर आप देख लें, अभी ये जो फैजाबाद में हो रहा है जी, इसमें क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक लिहाज से स्टेबिलिटी और एक रिलेटिव मोरल फोर्स, के हम फोर्स जो है ना एक्सरसाइज कर सके। और इन चीज़ों पे ये जो एटलीस्ट ये जो पार्टिजनशिप, लेकिन रेट ऑफ स्टेट तशद्दुद नहीं, रेट ऑफ स्टेट। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर आप जो अपना एक लिहाज से लिमिटेड आपके पास गुडविल है, आप इन बैटल्स पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, विच फंडामेंटली वो पीरियड जो था ना, वो जो जिस पीरियड में क्लियर नहीं था कि PMLN की अब फ्यूचर क्या है पोस्ट डिसमिसल, कि एक दफा एक जबरदस्त किस्म की अनसर्टेनिटी थी। एक लिहाज से ये तो वो ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो है ना इन चीजों पे ये फिर एक दफा इसमें कोई शक नहीं। असल में हम उसी बात पे आ जाते हैं कि अगर वाकई में इसकी इतनी तवील तारीख थी इस कानून की, आप सिर्फ तब क्यों इसको पास किया जब वजीर आजम साहब ना अहल हुए? उससे पहले तो ये तारीख हमें नहीं कोई प्रोवाइड की गई कि जी ये सारा है, हम तो वही काम करते आ रहे हैं। 2014 में हमने इसको टेबल किया था, नहीं एब्सोल्युटली पास तो हुआ 2017 में। आखिर में फंसी भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से होलोग्राम्स को अब सीट लिया है। 30 नवंबर को आपको याद होगा, खैर याद तो नहीं होगा आपको मालूम होगा कि डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया था, और अब उसकी 50वीं सालगिरह होगी इसी 30 नवंबर। मेरे सिर्फ रिक्वेस्ट है इस दफा एक केक से ज्यादा लेके आए। वो क्यों? वो 1-2 दफा हुआ है जब वो केक एक ही होता है, लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो टीवी पे चलाते रहते हैं कि ये क्या हुआ, ठीक है ना। कभी ना कभी आपने देखा होगा ये होता रहता है, PTI की छोटी सी जलसा हो जाते हैं, चेयर खूबसूरत होते हैं, ठीक है, वो भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत सबको फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे ख्याल में इस केस में भी एक केक से ज्यादा होना। चलें, ये जो तजवीज़ है ये भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। लेकिन केक के अलावा शायद एक नई सोच भी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ होलोग्राम्स तक महदूद नहीं है, और सिर्फ होलोग्राफिक कारकर्दगी तक भी महदूद नहीं है। वैसे इट्स इंटरेस्टिंग कि PPP का एंड गेम इसमें क्या है, ठीक है ना। एक एंड गेम ये है कि वो अलाइन कर लें ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मूव है, ठीक है ना, वहाँ इतनी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आपके नेचुरल जो बेड फेलोज हैं वो PMLN है, ठीक है ना, और JUIF जो है ना वो तो जबरदस्त नजर है उनकी, उनको पता है कि आपका
इतना कोई सीन नहीं होने वाला है। तो ये जो इनका एंड गेम भी है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि ठीक है 30 नवंबर पे जरा सोच ले कि इसका एंड गेम क्या है, खास पर अगर आप जो है ना इलेक्शंस को इस लिहाज से क्रिटिकली इंडेंजर कर रहे हैं कि आप ये डिलिमिटेशन नहीं पास करना चाहते। ठीक, इसका मतलब है शायद उनको नो लिफ्ट का बोर्ड हटाना पड़े मजबूरी से। अगले हिस्से में एक और मजबूरन टॉपिक की ही बात करेंगे, ब्लैक फ्राइडे, जिस पे एक कंट्रोवर्सी उभर के सामने आई है। वो क्या है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे, वाइट फ्राइडे, रेगुलर फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे और थैंक्स गिविंग डे की, जिसके नाम पर पाकिस्तान में बहस भी जारी है और सेल भी। अब अमेरिका से शुरू होने वाला ये अहम दिन अब पाकिस्तान में भी रोज़मर्रा की घरेलू अशिया पर होने वाली डिस्काउंट के हवाले से काफ़ी मकबूल हो रहा है। जनाब फसी ज़का साहब, इस शो की जो एक वाहिद खासियत थी वो ये थी कि रमज़ान के महीने में हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े कि जी आपको रमज़ान कहना चाहिए या रमज़ान कहना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, हम सिर्फ वो अहम उस तरह के मौज़ूआत पर सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, जारी तो नहीं करते। लेकिन अब हमारा ये ब्लैक फ्राइडे का वो आ गया, वो तमाम ख़बरों की जीनत बना हुआ है। लोगों ने भी गम व गुस्से का इजहार किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद उस तरह का टॉपिक नहीं है जिससे लोगों को इतना पुरजोश होना चाहिए, कंसिडरिंग पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ज़रा नॉन इशू है, लेकिन एक चीज़ है, ये पिछले साल भी यही मसला हुआ था। एक चीज़ जो इसमें है, सवाल ये क्या करें कि आपने इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों कह दिया है जुमा हमारे लिए। अच्छा, इससे पहले कि आप तजिए की गहराई में जाएं, पहले ये फुल डिस्क्लोजर के तौर पे ज़रा बता दें कि आपने आज क्या कुछ किया है ब्लैक फ्राइडे पे? जी, क्या कुछ फायदा उठाया आपने ब्लैक फ्राइडे? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं। अच्छा चलें जी, अब आप आगे बढ़ें। लेकिन एक ये है कि देखिए ब्लैक फ्राइडे जो है ना, वो हमने बना दिया कि ये इन्होंने क्यों किया, ये हमारी तौहीन है, ठीक है ना। ये तो बहुत अरसे से चल रहे हैं, हमें तो अभी एहसास हुआ है, ठीक है ना, कि ये ब्लैक फ्राइडे है। ब्लैक फ्राइडे यूएस में, इसमें जो मेरे ख्याल में नवंबर 4th हफ्ता होता है, उसमें थैंक्स गिविंग उनका होता है और उसमें उसके फ्राइडे पे ब्लैक फ्राइडे सेल होता है। अब इसे ब्लैक फ्राइडे कहते क्यों है? एक तो ये उनके जुमे पे आ जाता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस के लैंग्वेज में देखते हैं, उसमें दो रंग होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। अच्छा, रेड होता है जब आपका बिजनेस लॉस में जाता है, ठीक है। ब्लैक होता है जब आप पैसे बना रहे होते हैं, सही है, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं द बिजनेस इज इन द ब्लैक, इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त सेल हुई है। द बिजनेस इज इन द रेड मतलब लॉस हुई है। अब इसका हम बिजनेस इज इन द ग्रीन नहीं कहते, नहीं, हम वो उसमें सीन ही नहीं, इन द ब्लैक कहते हैं, इन द ब्लैक। और इसका ये नहीं मतलब कि पैसे हमारे ब्लैक हैं। हाँ, बस सब चीजों के देखें, ये अंग्रेजी अल्फाज। अच्छा चले, ठीक है ना, आप सही कह रहे हैं। ये हम अपने अल्फाज के तौर पे देख रहे हैं कि ये क्यों किया, सब इसमें क्यों नहीं है, ठीक है ना। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, कभी उसे कहते हैं बेयर मार्केट, कभी कहते हैं बुल मार्केट, ठीक है। और बुल अच्छी चीज होती है, बेयर जो है बुरी चीज होती है, वहां तो समझ आ जाता है। दूसरा इसका पॉसिबल ओरिजिन ये होता है कि जिस दिन ये बड़े सेल लगते थे, और ये उनका एक फ्राइडे एक साल में इसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। सही है। जब ये सेल लगता है, वो ये था कि जो हॉर्स कार्ट्स होती थी ना, उनमें जो रबर होता था, वो सड़कों में मार्क्स डाल देते थे, इतना रश होता था सड़कों पे, तो उन्होंने शायद उसे ब्लैक फ्राइडे, एनी व्हाटएवर द ओरिजिन, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कैसे एग्जैक्टली शुरू हुआ। तो अब हमने अपना जुमा जो हम हर हफ्ता करते हैं, इससे एकदम से जुड़वाना, ठीक है ना। और वो भी अंग्रेजी का एक खास मतलब, और वो भी सिर्फ पूरे वेस्ट के लिए नहीं, अमेरिकनों के लिए। अब जब कंपनी, अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है, सब इसके लिए कंपनीज दुनिया भर में डिस्काउंट तैयार करते हैं। अब जो है इंग्लैंड में भी ब्लैक फ्राइडे होते हैं, उन्होंने तो वो थैंक्स गिविंग वो नहीं करते जो अमेरिका वाले करते हैं। अब यूरोप में भी होते हैं वो डिस्काउंट्स जो फर्म्स करते हैं ना, तो वो यहाँ भी अब आ गया। तो ये जो हमने इंसिस्टेंस कर दी है कि नहीं, ये हमारे लिए निकल के आया है, ठीक है ना। और
नहीं ठीक है, शायद कुछ लोगों ने किया हो कि जी हमें बहुत बुरा लगा और हमारे दिल भी दुखे हैं और ये बहुत ही गलत हुआ है, उस नियत से किया था तो फिर बुरा लगता है। ठीक है, अब तो हमने ये भी साबित कर दिया कि उस नियत से नहीं किया गया, ठीक। लेकिन यहाँ तो आपको पता होगा अमूमन बदनीयती की वजह से नई चीजें की जाती हैं, बाद में कहा जाता है कि नई नियत आपकी ठीक भी हो, साफ भी हो, मुझे ये बात बुरी लगी है, और आपको सर कलम नहीं, लेकिन उससे कुछ कदम पीछे ही होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद, लोगों के दिल दुखने के बावजूद, आपकी जो सेल है वो तो धड़ाधड़ रही है। ऐसा धंधा हुआ है, आज लाइनें लगी हुई हैं। किसी ने कोई उस कंट्रोवर्सी को वो दिया ही नहीं। शायद उन्होंने अपने जहन में कहा, खुद उन्होंने नियत की कि नहीं ये तो व्हाइट फ्राइडे है, ये तो ब्लेस्ड फ्राइडे है, उसकी मैं शॉपिंग का फायदा उठाना चाह रहा हूं। अगर हम ये रीजनिंग निकाल दे तो ब्लैक करोले में जुमे के लिए मत जाए, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, यस। आप रुकते कहां? हाँ, सॉरी, आप रुकते कहाँ हो? कहाँ रुकते हो? स्टॉप। राइट। तो और ये बात सही है, ठीक है, ये ब्लैक फ्राइडे हमारी चीज नहीं है। अगर हम इसका नाम बदलना चाहते हैं कर लें, ठीक है ना? अगर कोई और नाम रख ले, लेकिन जो फिर ये जो सिर्फ ये है कि आप अपनी रीजनिंग सीधी रखें, ठीक है, कि ये इस वजह से ये जो दूसरी रीजनिंग दी है ना, बिकॉज हमारे उसमें अगेन वहां तो एक वाह उस पूरे फ्राइडे को ये ब्लैक फ्राइडे नहीं कहते, वो सिर्फ जहाँ सेल लगी होती तो है। आप एक खूबसूरत ऑल्टरनेटिव बता दें। आपने सवाल भी किया, ठीक है, और रिमल मोहिउद्दीन ने भी ट्वीट भी किया था कि जी वेरिएशंस हैं कुछ ब्लैक फ्राइडे के जो अभी तक उनको मिले हैं। व्हाइट फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे, गोल्ड फ्राइडे, रेड फ्राइडे, बिग फ्राइडे, वीकेंड सेल, विंटर सेल। ये देखें जनाब, ऐसी आपको फेहरिस्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है। ये है प्रॉपर इनोवेटिव किस्म के आपको ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि जी वीकेंड सेल ही बेहतर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। नहीं, फिर कोई कहेगा हर वीकेंड आपने ये बना दिया, स्पेसिफिक कह दें। स्पेसिफिक। और दूसरा क्या फ्राइडे वीकेंड कंसिडर किया जाता है? वो भी ये देखिए जनाब, ये कोई छोटी बातें नहीं है, इस पे एक प्रॉपर वो हो सकता है। अब आपने सवाल किया, ठीक, कि आप क्या ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं। उस पे मिर्जा मोइज बेग ने कहा कलर ब्लाइंड फ्राइडे, ठीक, ताकि कोई बात ही खत्म हो जाए। ये देखें सिर, वही, दिस इज इनोवेशन। जोहा ने कहा कि जी इस नाम में कुछ गलत नहीं, ये एक छापा किया गया है एक और इवेंट का जो हमारे कैलेंडर के कॉन्टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता, और इस तरह के जो इवेंट हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं और बेवकूफ़ाना है। तो इससे तो मैं मुत्तफिक करता हूँ। अगर ये आप इत्तेफाक करते हैं? अगर नहीं, आई डोंट बिलीव कि इसकी कोई चेंज की जरूरत है, बिकॉज जो ये लोग कह रहे हैं वो फैक्ट्स डोंट बेयर आउट, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी रीजनिंग है, ये बड़ी फ्रैंक रीजनिंग है कि ये थैंक्स गिविंग तो पाकिस्तान में होता नहीं है, ठीक है ना, और ये तो बिल्कुल दूसरे हेमिस्फीयर में हो रहा है, और वो भी शायद 3-4 ममालिक में, ठीक है, कुछ और नाम दे दे। अच्छा, अगला मैं आपसे जरा राय लेना चाहता हूँ खुसूसी तौर पे। इमरान जान ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अक्सरियत को, हमारे मैसेज को मसरूफ रखने के लिए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ है ताकि सियासतदान आपके अपनी जो चोरियां हैं वो जारी रखें। तो इसमें भी जो चोर सियासतदान को घसीटना है, इसमें भी हमने डाल दी है, ठीक है ना। ये जरा स्ट्रेच है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बिजनेस है, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे, ब्रावो किंग पूछ रहे हैं कि जी ब्लैक फ्राइडे किस बंदे ने स्टार्ट किया था, और ये पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। असल जो इशू है वो रिश्वत है, ठीक है। अब अगेन नहीं, वो भी यही कह रहे हैं कि नॉन इशू है मेरे पॉलिटिकल उसमें, ये आई एग्री विद। और वो यही भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों दो राय शो पे इस तरह डिस्कस कर रहे हैं जब इतने ज्यादा और मौजूआत हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। सलाउद्दीन कासिम ने कहा कि रंगों का कोई मजहब नहीं है, जो सबसे पुराने परचम थे उनका जो रंग था वो काला था। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो काला कपड़ा या रंग जो है ना, ये हमारे मजहब में तो प्रिस्क्राइब तो नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। और इस पे उसामा तैयब ने भी बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जो काला रंग है वो मुकद्दस होता है जब वो खाना काबा का गिलाफ होता है, लेकिन एकदम से फिर आप उसको नापाक करार दे देते हैं जब उसको जुमे के साथ जोड़ा जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत जो है वो तालीम पे ज्यादा पैसे खर्च करे, सड़कों पे नहीं। लेकिन ये वो भी जुड़ गई, वो भी जुड़ गई। इससे मैं वैसे पूरी तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। और साद मलिक साहब का कहना है कि ये एक वही उस तरह का इशू है जिससे टू कीप द कैटल गोइंग इन सर्कल्स। इसका तर्जुमा मैं फिर छोड़ता हूँ ये इसी तरह।
ये तो थोड़ा बहुत वो है वेरिएशन उसका ओपिएट ऑफ द मैसेज। वो उन्होंने हैशटैग भी किया जनाब, देखिए हैशटैग का ज़माना है, हैशटैग उन्होंने किया ओपिएट हैशटैग मैसेज। ठीक है, ठीक जनाब। तो ये आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया और मेरे ख्याल से काफी वो तामीरी जवाब मिले आपको। हाँ, और नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म एक मसला है, ठीक है ना, तो वो तो आई एग्री, लेकिन वो एक स्लाइटली सेपरेट डिबेट है, ठीक है ना। यहाँ तो एक एसेंशियली जो एक सेक्युलर ब्रांडेड चीज़ है, हम उसको एक रिलीजियस मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक सेपरेट डिबेट है। और जो ये है कि वो करते हैं एक हमने देखा है एक लिहाज से ये क्यों यहाँ पाकिस्तान आए। एक तो फसी भाई जो रमज़ान महीने में आप अगर उसको वाकई में, ये मैं राय रखता हूँ, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, कि रमज़ान जो महीना है मुक़द्दस महीना है और रिफ्लेक्शन से एक खास तरह का ताल्लुक रखता है कि आदमी ज़रा बैठ के सोचे। ठीक, जब आप उसको बहुत ज्यादा फरदौस लॉन और क्यू मोबाइल से जोड़ना शुरू हो जाते हैं तो शायद जो उसका बुनियादी पैगाम है वो कहीं खो जाता है। आई माइट बी रॉन्ग। आपने अगर बिजनेस करना है, वो कैपिटलिज्म की जो वो ट्रेन है उसको आगे लेके जाना है, आप जरूर चलाएं, लेकिन ये कुछ बुनियादी पैगाम वो तो ठीक है। आई थिंक वो बात जो है ना वो कंसिडर होनी चाहिए। और लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल में कभी ना कभी हम एक जो कंस्पिरेटर लुक दे देते हैं, देखें अमेरिका जो है ना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर्स। ठीक है ना, फोन, गाड़ी, जो भी है ना, जब हम कहते हैं अमेरिका दुनिया की इंजन की ग्रोथ है, अगर उनकी इकोनॉमी बैठ जाती है हम सब पे असर होता है, बिकॉज हम ऐसी चीजें नहीं खरीदते। सही है। तो जब आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन एक मार्केट के लिए इतना ज्यादा पंप आउट करता है और उसमें डिस्काउंट भी डाल देता है ना, तो वो तो और जो सेलर्स हैं और ममालिक में वो वही चीज रिप्रोड्यूस करेंगी, बिकॉज उस वक्त इसमें सप्लाई चीप होती है। इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में फसी भाई मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले माह में हम हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहना चाहिए उस कंट्रोवर्सी में ना पड़े, और अगले वो भी होगा और रमजान वाली कंट्रोवर्सी में ना पड़े। इसके कोई शायद सीधे जवाबात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसी ज़का को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफिज़।